कहानी है एक ऐसे अभिशाप की जो सालों से गांव की मिट्टी में बसा हुआ था। गांव में सदियों से एक मान्यता चली आ रही थी, सूरज ढलने के बाद बरगद की परछाई को लांघना मना है, और राधा से वही गलती हो गई थी। पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे छिपा था, जैसे वो भी उस रात होने वाले जुल्म का गवाह नहीं बनना चाहता हो। राधा दबे पांव गांव के उस छोर की ओर बढ़ रही थी जहां वो विशाल पुराना बरगद खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसे किसी ने वहां बुलाया था, एक अज्ञात बुलावा। जैसे ही वो उस विशाल पेड़ की जटाओं के साए में पहुंची, उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो पलटी, पर वहां केवल अंधेरा था। तभी बरगद की एक जटा हिली। वो हवा नहीं थी। राधा का दिल बैठने लगा। वो डर के मारे पीछे हटी और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडे धुएं जैसी आकृति ने उसे दबोच लिया। एक तीखी चीख हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बरगद की टहनियों से छनकर नीचे गिरी, तो वहां का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। राधा का शव वहीं पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, मानो उसने मौत से ठीक पहले साक्षात यमराज को देख लिया हो। पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा। बातें शुरू हो गईं। इसे काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या भूल गए 30 साल पहले की वो रात जब इसी जड़ के नीचे हमने उस खानदान की आखिरी निशानी को दफन किया था? आज जो राधा के साथ हुआ वह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस पुराने पाप का हिसाब है जो अब सूद समेत वापस मांगा जा रहा है। मुखिया जी सच कह रहे हैं। कल रात जब मैं हवेली के पास से गुजरी तो मुझे पत्तों की सरसराहट में किसी के हंसने की आवाज आई थी। वो तो उस बावली की थी। 7वीं मौत हो चुकी है, गिनती पूरी हो रही है, और अब हम में से कोई नहीं बचेगा। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सुखिया, राधा के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है, पर उसका खून पूरी तरह सूख चुका है, जैसे किसी ने शरीर के अंदर से उसकी शरीर ही निचोड़ ली हो। अगर हमने इस पेड़ की जटाओं का रहस्य नहीं सुलझाया तो कल सूरज ढलने के बाद इस गांव में एक और लाश गिरेगी। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? तुम सब डरपोक हो। अगर यह पेड़ जान लेता है तो मैं इसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मिट्टी का तेल लाओ, इसे अभी इसी वक्त आग के हवाले करते हैं। देखते हैं कौन सा साया बाहर निकलता है। रुको शंभू, आग मत लगाना। अगर इसे जलाया तो वो कैद रूहें पूरे गांव को श्मशान बना देंगी। ये मौत की सजा है शंभू, और अपराधी हम सब हैं। आज रात बरगद फिर बुलाएगा, और इस बार शायद हमारी ही बारी हो। तभी भीड़ को चीरते हुए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका आगे आए। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और चेतावनी थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, आज के बाद इस विशाल पेड़ के पास कोई नहीं आएगा। ये पेड़ अब लकड़ी का ढांचा नहीं रहा, ये मौत का द्वार बन चुका है। जो यहाँ आएगा वो वापस नहीं जाएगा। लेकिन काका की चेतावनी के बावजूद मौत का सिलसिला थमा नहीं। अगले 10 दिनों में 3 और लड़कियां गायब हुईं और उनके शव उसी बरगद के नीचे मिले। गांव में दहशत का वो आलम था कि शाम ढलते ही लोग घरों में दुब गए। गांव की चौपाल पर बिछा हुआ सन्नाटा काका के इस वाक्य से और भी भारी हो गया। लालटीन की लौ एक बार फिर फड़फड़ाई, जैसे वो भी काका की बातों से कांप रही हो। सुरेंद्र, काका कौन था वह? और 200 साल पुराना बीज? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि माजरा क्या है? बेटा, सुरेंद्र इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। ताकत और दौलत के नशे में चूर उसने एक ऐसी औरत का अपमान किया था जिसने अपना पूरा जीवन इस बरगद की सेवा में लगा दिया था। लोग उसे वन देवी कहते थे। सुरेंद्र ने उस बरगद को कटवाना चाहा क्योंकि वो उसकी हवेली के रास्ते में आ रहा था। जब उस औरत ने विरोध किया तो सुरेंद्र ने उसे उसी पेड़ की जटाओं से बांधकर जिंदा जलवा दिया था। जिंदा जलवा दिया? पर काका, यह तो इतिहास है।
आज की मौतों से इसका क्या लेना देना? लेना देना है विक्रम। मरते वक्त उस औरत ने अपनी आखिरी सांस इसी बरगद की जड़ों में छोड़ी थी। उसने श्राप दिया था कि जब जब यह गांव अपने पापों को भूलेगा, यह बरगद अपनी जटाएं फैलाएगा और अपना बदला लेगा। तुम कहते हो ना कि गले पर जड़ों के निशान हैं। वो जड़ें नहीं हैं, वो उस औरत की उंगलियां हैं जो अब लकड़ी बन चुकी हैं। लेकिन काका, राधा क्या कसूर था? वह तो बेचारी मासूम थी। मासूम कोई नहीं है सुमेर। राधा उसी सुरेंद्र के खानदान की आखिरी चिराग थी। उसने सोचा था कि शहर जाकर रहने से वह बच जाएगी, पर यह मिट्टी अपना हिसाब नहीं भूलती। 7 मौतें हो चुकी हैं, ठीक वैसी ही जैसी सुरेंद्र के परिवार में 200 साल पहले हुई थी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वह पे अब एक शिकारी बन चुका है? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन और हकीकत के बीच बस एक रात का फासला है आर्यन। आज रात जब चांद बादलों के पीछे होगा तो बरगद फिर से सरसराएगा। वह जटाएं हवा में नहीं हिलेंगी, वह रास्ता ढूंढेंगी अगले शिकार का। और सुनो, इस बार वह किसी एक को नहीं बल्कि उस हर इंसान को खोजेगा जिसने इस राज को दबाने की कोशिश की है। काका, आप हमें डरा रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जाओ, भाग सको तो भाग लो, पर याद रखना उस बरगद की जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं, इस गांव की रूह में धंसी हुई हैं। तुम जहां भी जाओगे, सन्नाटे में तुम्हें सूखे पत्तों के गिरने की नहीं बल्कि अपनी मौत की आहट सुनाई देगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत समय बीतने के बाद सच्चाई कहीं दब जाती है और तरह तरह की अफवाहें अपना जगह बना लेते हैं। और काका की बातें उन्हीं अफवाहों में से एक थीं। लेकिन एक शख्स थे जो 101 वर्ष की जिंदगी देखी है। सारा सच उन्हीं को पता है। हार मानकर पूरी भीड़ आधी रात को गांव के सबसे पुराने और वीरान कोने में बनी उस झोपड़ी की ओर बढ़ी जहां बाबा रहते थे। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर धुंधली रोशनी में बाबा आसन लगाए बैठे थे। उनकी चमड़ी सूखी हुई लकड़ी जैसी थी और आंखें ऐसी सफेद मानो उनमें कोई पुतली ही ना हो। बिना मुड़े उन्होंने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, आ गए सब। जब पाप घड़े से बाहर निकलने लगा तब तुम्हें इस बूढ़े की याद आई। सच है, वो बरगद की कहानी, उसके साथ अन्याय हुआ था। स्वार्थ ने उसके संसार को उजाड़ दिया था। बाबा, हमें बचा लीजिए। गांव वाले गायब हो रहे हैं। राधा मर गई। सुनो, मुझे अंत की थोड़ी बातें पता है जो पूरी तरह सच है। आज से 200 साल पहले। सुरेंद्र, कहाँ छिपे हो? देखो, आज चांद कितना पूरा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने उस दिन कहा था जब हम पहली बार इस बरगद के नीचे मिले थे। हाँ किरण, चांद पूरा है और आज का दिन भी पूरा है। हिसाब किताब पूरा करने का दिन। तुम कितना बदल गए हो ना। पहले डरे सहमे रहते थे, पर आज तुम्हारी आवाज में वो जमींदारी वाली खनक है। सुनो, मैंने आज बच्चे के लिए ये रेशमी धागा मन्नत मांग कर लाया है। पंडित जी कहते हैं कि ये धागा उसे हर बुरी नजर से बचाएगा। हमारे आने वाले कल की नींव आज रखी जाएगी, है ना सुरेंद्र? नींव हमेशा मिट्टी के नीचे तभी होती है किरण, और जो दफन होता है वही बुनियाद को मजबूत बनाता है। कल की बात तुम कर रही हो? कल जब सूरज उगेगा तो मेरी हवेली की साख सूरज की तरह चमकनी चाहिए। उस पर तुम्हारी परछाई का कोई दाग नहीं होना चाहिए। दाग? तुम हमारे बच्चे को दाग कह रहे हो? सुरेंद्र, होश में तो हो। मैंने सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अपना घर, अपनी बदनामी की फिक्र नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम पर भरोसा था। तुम कह रहे थे कि हम दूर शहर चले जाएंगे जहां कोई हमें नहीं जानता होगा। शहर? एक मामूली नाचने वाली की बेटी और एक नाजायज बच्चे को लेकर मैं शहर की अदालतों और महफिलों में जाऊंगा? लोग पीठ पीछे थूकेंगे मुझ पर। लोग कहेंगे कि सुरेंद्र सिंह ने अपने पूर्वजों की पगड़ी एक ऐसी औरत के पैरों में रख दी जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये तुम्हारा असली चेहरा है? वो कस्में, वो वादे, सब एक ढोंग था। तुम मुझसे नहीं, अपनी उस खोखली इज्जत से प्यार करते हो।
सुरेंद्र, ये बच्ची तुम्हारी अंश है, इसमें तुम्हारा खून दौड़ रहा है। क्या अपनी ही रगों को काट दोगे? हाँ, अगर वो रंग मेरी गर्दन झुकाने का कारण बने तो मैं उन्हें काट देना ही बेहतर समझता हूँ किरण। कमजोरी को पालने वाला कभी राज नहीं करता किरण, और मुझे राज करना है। नहीं, रुक जाओ। इस मासूम का क्या कसूर है? मुझे मार दो, पर इसे छोड़ दो। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। सुरेंद्र, खामोश। तुम्हारी खामोशी ही मेरी जीत है। मर गई। आखिरकार वो बोझ उतर गया। अब मैं आजाद हूं। अब कोई नहीं कहेगा कि सुरेंद्र सिंह ने अपनी मर्यादा तोड़ी है। मरूंगी नहीं, मैं इस पेड़ में बसूंगी। तेरी हर खुशी हर अगली पीढ़ी की चीख बनकर लौटेगी। ये गांव 7 बार बसेगा और 7 बार उजाड़ूंगी मैं। हर बार एक बेटी की बलि चढ़ेगी, और हर बार तुझे याद आएगा कि तूने इस बरगद के नीचे क्या खोया था। आर्यन को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। वो रात को चुपके से बरगद के पास पहुंच गया। आधी रात को आर्यन के सामने जो नजारा था, उसे देखकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अचानक गांव की ही एक लड़की सम्मोहित अवस्था में पेड़ की ओर बढ़ी। आर्यन उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन तभी उसने देखा कि पेड़ के तने पर एक औरत उल्टा लटकी हुई है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा शख्स कोई और नहीं, वो काका थे। आर्यन झाड़ियों में छिप गया। उसने देखा कि काका किरण की रूह के सामने नतमस्तक थे। देवी, बस एक और बलि देने के बाद फिर मेरा बेटा वापस आ जाएगा ना? आर्यन समझ गया, काका कोई रक्षक नहीं बल्कि उस रूह के गुलाम थे। वे रूह को खुश करने के लिए लड़कियों को वहां बुलाते थे ताकि उनके बदले अपने मृत बेटे को दोबारा जीवित कर सकें। नया शिकार, बुझेगा खून की प्यास। बाहर आजा आर्यन, देख लिया ना तूने? जो राज 50 साल से इस मिट्टी में दफन था, आज वो तेरी आंखों के सामने। आर्यन कांपते हुए बाहर निकला। उसके सामने काका थे, जिनके चेहरे पर अपराध बोध और पागलपन का एक अजीब सम्मिश्रण था। आप ये सब कर रहे हैं काका? गांव वाले आपको भगवान मानते हैं, और आप इस शैतानी रूह को मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा रहे हैं, क्यों? तू बाप नहीं है आर्यन, तू नहीं समझेगा। जब अपना खून ठंडा पड़ता है ना, तो इंसान को पूरी दुनिया का खून पानी लगने लगता है। मैं जानता हूँ मैं राक्षस बन गया हूँ, पर देख, उसकी रूह तड़प रही है। किरण ने मुझे वचन दिया है, जैसे ही ये आखिरी खेल खत्म होगा, मेरा बेटा उस तने से बाहर निकल आया। बस मुझे मत रोक बेटा। अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना ये देवी तुझे भी इस पेड़ की जटा बना देगी। आर्यन ने ये सब देखने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव वाले मशालें लेकर वहां पहुंचे। काका गांव वालों के सामने हाथ जोड़े हुए थे, लेकिन अचानक बरगद की एक विशाल जटा ने खुद काका को ही जकड़ लिया। किरण की रूह ने शायद अपना आखिरी बदला ले लिया था। काका को पेड़ पर लटका दिया। उसी वक्त आसमान से बिजली गिरी और बरगद के पेड़ में आग लग गई। आग की लपटों में एक भयानक चीख सुनाई दी, किरण की आखिरी हंसी। अगली सुबह बरगद का वो विशाल पेड़ राख का ढेर बन चुका था। लोगों को लगा कि अभिशाप खत्म हो गया। आर्यन गांव छोड़कर जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची मिली जो मिट्टी में खेल रही थी। आर्यन ने देखा कि उस बच्ची के हाथ में उसी बरगद का एक छोटा सा बीज था। बच्ची ने आर्यन की ओर देखकर एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, "ये फिर उगेगा, उसे फिर से खून चाहिए।" आर्यन की रूह कांप गई। वो समझ गया कि किरण का वंश नहीं, उसका प्रतिशोध अमर है।